हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे युग्मक जनन का जो दूसरा प्रकार है, यानी कि अंड जनन या ओजेनेसिस। देखिए, इसके पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो जैसा कि हमने देखा था, जो युग्मक जनन होता है मतलब युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है वो कहलाती है युग्मक जनन। तो हमने देखा था कि युग्मक जनन दो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। एक तो नर युग्मक बनता है और दूसरा क्या बनता है, मादा युग्मक। तो जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु कहलाता है और जो मादा युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। तो हमने शुक्राणु के बनने की क्रिया देख ली थी, यानी नर युग्मक कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया हमने देख ली थी। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की प्रक्रिया हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम किसकी, अंड जनन की प्रक्रिया की। तो देखिए, अंड जनन की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो अंड जनन की प्रक्रिया का मतलब होता है, या अंड जनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होगा, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा, यानी कि अंडाणु का निर्माण होगा। तो देखिए, अंडाशय के अंदर आपको यहां पे एक चीज याद रखना है कि जो अंडाशय या ओवरी होती है, तो अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, तो अंडाशय के अंदर निर्माण होता है किसका, ओवम का। तो अंडाशय के अंदर जो ओवम होता है, यानी जो आप कह सकते हैं अंडाणु होता है, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु के बनने की क्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं अंड जनन। तो अंडाशय के अंदर क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, यानी कि ओवम बनेंगे। तो अंडाशय के अंदर अंडाणु के बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, यही क्रिया कहलाती है अंड जनन। तो पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है कि अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंड जनन। अब अंड जनन की प्रक्रिया भी सेम उसी प्रकार की 3 स्टेजेस में होगी। जैसे आपने देखा था जो हमारा शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई थी, उसमें हमने देखा था पहले पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था, यानी स्पर्मेटेड का निर्माण हुआ था। तो स्पर्मेटेड का जो निर्माण हुआ था वो 3 प्रवस्थाओं में हुआ था। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 प्रवस्थाएं चलेगी। पहली जो प्रवस्था चलेगी वो गुणन प्रवस्था चलेगी, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरी जो प्रवस्था चलेगी वो ग्रोथ फेज चलेगी, यानी कि वृद्धि प्रवस्था चलेगी यहां पर भी। फिर इसके बाद जो तीसरी प्रवस्था हम देखेंगे वो हम देखेंगे परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था पर आपको यहां पे एक चीज देखना है, जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया थी या शुक्र जनन की प्रक्रिया थी वो कब स्टार्ट हो रही थी, जब कोई भी मेल कब 13 से 14 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जैसे ही पुबर्टी एज में किशोरावस्था में कोई भी मेल पहुंचता था वैसे ही उसके अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अंडाणु जनन की प्रक्रिया या अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है ये भ्रूणीय अवस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब गर्भावस्था में आप कह सकते हैं कि गर्भावस्था से ही यानी भ्रूणीय अवस्था से ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अंड जनन की प्रक्रिया की, तो देखिए आपको कई सारे टर्म यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। इनको यदि आप अच्छे से समझ गए तो आपको पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें अंड जनन की प्रक्रिया की, तो जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है किसी भी फीमेल के अंदर अंडाशय में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। कब, भ्रूणीय अवस्था में ही। जब भ्रूणीय अवस्था में कोई भी फीमेल रहती है तभी उसके अंदर अंडाशय में अंडाणुओं के जो बनने की प्रक्रिया होती है ये शुरू हो जाती है। देखिए, पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, लेकिन जो प्रक्रिया का स्टार्टिंग है, मतलब जो अंड जनन की प्रक्रिया शुरू होती है वो कहां से हो जाती है, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है भ्रूणीय अवस्था में। मतलब जब भ्रूण में ही कोई भी फीमेल रहती है तभी उसके अंडाशय में शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है, अंड जनन की प्रक्रिया जो होती है, ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जो अंड जनन या ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती है किसी भी फीमेल के अंदर भ्रूणीय अवस्था में ही उसके अंडाशय में शुरू हो जाती है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अंडाशय में जो 20 लाख अंड जनन कोशिकाएं होती है इनका निर्माण हो जाता है। देखिए, कई सारी आप देखेंगे कि जर्म सेल आपको दिखाई देंगे। जैसे आप शुक्र जनन में देखे थे कि कई सारी आदि जनन कोशिकाएं होती है या प्रिमोडियल जर्म सेल होते थे, जिनसे क्या बनता था, जिनसे स्पर्मेटोगोनिया बनती थी। उसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे कि अंडाशय के अंदर लगभग 20 लाख, भ्रूणीय अवस्था में लगभग 20 लाख अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो 20 लाख अंड जनन यानी कि उगोनिया सेल का निर्माण होगा, यही उगोनिया सेल ही आगे चल के किसका निर्माण करेंगी, अंडाणु का निर्माण करेंगी। तो लगभग 20 लाख की संख्या में प्रत्येक अंडाशय में उगोनिया सेल यानी कि अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
और एक चीज आपको यह याद रखना है कि जन्म के बाद, जब जन्म हो जाएगा उसके बाद कभी भी अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। मतलब किसी भी फीमेल के अंदर जो अंड जनन कोशिका का निर्माण होता है या उगोनिया सेल का फॉर्मेशन होता है, ये केवल और केवल भ्रूणीय अवस्था में ही हो चुका होता है। जन्म के बाद आपको याद रखना है कभी भी अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। आप यहां पे देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आद्य जनन कोशिकाएं होती है किसी भी अंडाशय के अंदर, उनसे सबसे पहले तो अंड जनन कोशिका निर्मित होती है और इस अंड जनन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? ओगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओगोनिया बोलते हैं। तो ये ओगोनिया जो होती हैं, ये ओगोनिया यानी कि अंड जनन जो कोशिकाएं होती है, ये किसी भी अंडाशय के अंदर भ्रूणीय अवस्था में ही लगभग प्रत्येक अंडाशय में 20 लाख की संख्या में इनका निर्माण जो है हो चुका होता है। तो ये अंड जनन कोशिकाएं होती है जिनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही हो चुका होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सेम उसी प्रकार से प्रक्रिया चलेगी। अंडाशय के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल होंगे जिनमें से ओगोनिया सेल का निर्माण होगा यानी कि अंड जनन कोशिका का निर्माण होगा। तो ये अंड जनन कोशिका का जो पूरा का पूरा निर्माण होता है ये भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। कभी भी जन्म के बाद इस ओगोनिया यानी कि अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहां पे देखना है कि जो अंड जनन कोशिका होती है, अंड जनन कोशिका से भ्रूणीय अवस्था में ही प्राथमिक अंडक कोशिका बनती है। तो हमने क्या कहा कि जो अंड जनन कोशिका होती है, इस अंड जनन कोशिका से भ्रूणीय अवस्था में ही किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्राथमिक अंडक कोशिका, ये प्राथमिक अंडक कोशिका है। तो भ्रूणीय अवस्था में ही देखिए क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में ही जो आद्य जनन कोशिकाएं होती है इनमें क्या होता है? गुणन प्रवस्था होती है और गुणन प्रवस्था में क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके चलते एक कोशिका से यहां पे 4 कोशिकाएं बन जाएगी यानी कि ओगोनिया सेल बन जाएगी, अंड जनन कोशिका बन जाएगी। और इस अंड जनन कोशिका में क्या होगा? जब ग्रोथ फेज आएगी, मतलब जब वृद्धि प्रवस्था आएगी, तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? ये जो अंड जनन कोशिका, ये अंड जनन कोशिका किसमें बदल जाएगी? प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है अभी कहां हो रही है? भ्रूणीय अवस्था में ही हो रही है। क्योंकि जन्म के बाद कभी भी आपको याद रखना है कि अंड जनन कोशिका या प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण नहीं होगा। तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास अंड जनन कोशिका है, इस अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है कभी भी जन्म के बाद, यानी जन्म के पहले ही अंड जनन कोशिका का निर्माण पूरी तरह से हो चुका होता है। और यही अंड जनन कोशिका से क्या हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में ही, मतलब जन्म के पहले ही ये जो अंड जनन कोशिका किसमें बदल जाएगी? प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में बदल जाती है, यानी प्राइमरी oocyte में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? प्राइमरी oocyte यानी कि प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में बदल जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो प्राथमिक अंडक कोशिका होती है, इस प्राथमिक अंडक कोशिका को एक लेयर यानी कि एक परत घेर लेती है जिसको हम ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं। और अगर ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है इस प्राथमिक अंडक कोशिका को, तब इसको हम क्या कहते हैं? तब इसे हम प्राथमिक पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्राथमिक पुटिका कहते हैं। आप यहां पे देखेंगे ये जो हमारा प्राथमिक अंडक कोशिका बना, देखिए अंड जनन कोशिका थी, इसमें वृद्धि प्रवस्था हुई तो भोज्य पदार्थों का संचय करके क्या बना? प्राथमिक अंडक कोशिका बना। अब इस प्राथमिक अंडक कोशिका को, इस प्राथमिक अंडक कोशिका को एक लेयर घेर लेती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। तो अगर इस प्राथमिक अंडक कोशिका को एक लेयर घेर लेती है ग्रेनुलोसा लेयर, तब इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटिका। और इस प्राथमिक पुटिका का निर्माण भी कहां रहेगा? भ्रूणीय अवस्था में ही होता है। तो आपको यह चीज याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक प्राथमिक अंडक कोशिका है। इस प्राथमिक अंडक कोशिका को, ये तो मान लीजिए प्राथमिक अंडक कोशिका है, इसको चारों तरफ से एक ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है। कौन सी लेयर? इसे ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है, जिसे आप क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte या प्राथमिक पुटिका। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फोलिकल कहेंगे। आप क्या कहेंगे? प्राइमरी फोलिकल या प्राथमिक oocyte। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो अंड जनन कोशिका थी इसमें ग्रोथ फेज आई, तो ग्रोथ फेज के बाद प्राथमिक अंडक कोशिका बनी। और ये प्राथमिक अंडक कोशिकाओं का निर्माण भी कहां होता है? तो इनका निर्माण भी अभी भ्रूणीय अवस्था में ही हो रहा है। और इस प्राथमिक अंडक कोशिका को अब कौन घेर लेगा? इस प्राथमिक अंडक कोशिका को चारों तरफ से एक ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिर प्राइमरी फोलिकल बोलते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है, बहुत अधिक संख्या में जो प्राथमिक पुटिका होती है। अब जो अंडक कोशिकाएं बनी है
सभी की सभी अंडक कोशिकाओं को ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेगी। तो यानी ग्रेनुलोसा लेयर जब घेर लेगी तो अंडक कोशिकाएं, जो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं हैं, किस में बदल जाएगी? वो सब बदल जाएंगे प्राथमिक पुटिका में। मतलब अंडाशय के अंदर ही जो अंडजनन कोशिका है वो किस में बदल गई? प्राथमिक अंडक कोशिका में। और प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ एक लेयर घेर लेगी जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक पुटिका या प्राइमरी फोलिकल। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक पुटिका जो बनी है, प्राथमिक पुटिका जन्म से लेकर के यौवनावस्था तक नष्ट होती जाती है। इसीलिए यौवनावस्था पर हर एक अंडाशय में केवल 60,000 से लेकर के 80,000 पुटिका ही शेष रह जाती है। मतलब टोटल नंबर आप जो यहाँ पे प्राइमरी फोलिकल है, जो प्राथमिक पुटिका है, प्राथमिक पुटिकाओं की संख्या जो होती है लगभग यौवनावस्था तक में, मतलब जैसे ही किसी भी मेल के अंदर पुबर्टी एज आएगी, जैसे ही किशोरावस्था या यौवनावस्था आएगी, तो यौवनावस्था तक पहुंचते पहुंचते किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे, किसी भी फीमेल के अंदर यौवनावस्था आते आते उसके अंदर क्या होगा? केवल और केवल 60,000 से लेकर के आप देखेंगे कि 80,000 के बीच में ही क्या बचेंगे? प्राइमरी फोलिकल यानी कि प्राथमिक पुटिकाएं बचेगी। बाकी शेष पुटिकाएं जो है प्राथमिक पुटिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले कि भ्रूणीय अवस्था में ही किसी भी फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? अंडाशय में अंड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमने क्या देखा कि किसी भी फीमेल के अंदर जो प्राथमिक जर्म कोशिकाएं होती है या आदि जनन कोशिकाएं होती है, उनसे क्या बनता है? उगोनिया सेल बनती है, यानी कि अंड जनन कोशिकाएं बनती है। और ये अंड जनन कोशिकाओं में जब ग्रोथ होती है तो ये बदल जाती है प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में। और जो प्राथमिक अंडक कोशिका होती है इसको चारों तरफ से एक लेयर घेर लेती है, ग्रेनुलोसा लेयर, तब इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। और प्राथमिक पुटिकाएं जो होती है पूरे के पूरे अंडाशय के अंदर आप देखेंगे भ्रूणीय अवस्था में ही कंप्लीट हो चुकी रहेंगी। और उसके बाद जब किशोरावस्था या यौवनावस्था आएगी तब तक में प्रत्येक अंडाशय में 60 से लेकर के 80,000 तक आपको प्राथमिक पुटिकाएं देखने को मिलेगी। इसके बाद की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है कि जो रजो चक्र होता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र होता है किसी फीमेल के अंदर, तो मासिक चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुटिका ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है कि जो रजो चक्र होगा, रजो चक्र के दौरान जो प्राथमिक पुटिका होती है किसमें बदल जाती है? ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये प्राथमिक पुटिका होती है, हमने क्या कहा कि इसमें बदल जाती है? ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। तो एक चीज यहां पे आपको नोट करना है, हमने आपको क्या कहा कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? कोई भी ये प्राथमिक अंडक कोशिका है। इस प्राथमिक अंडक कोशिकाओं को चारों तरफ से कौन घेर लेता है? ग्रेनुलोसा लेयर। तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहते हैं? इसे हम प्राथमिक पुटिका कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका। तो ये क्या है हमारा? ये तो प्राथमिक अंडक कोशिका है। ये तो क्या है? प्राथमिक अंडक कोशिका है। तो इस प्राथमिक अंडक कोशिका को हमने क्या कहा? इस प्राथमिक अंडक कोशिका को क्या होता है? एक लेयर घेर लेती है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा लेयर। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा लेयर। तो ये ग्रेनुलोसा लेयर जो है प्राथमिक अंडक कोशिकाओं को घेर लेती है। तब इस प्राथमिक अंडक कोशिका को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पुटिका कहेंगे। अब इस प्राथमिक पुटिका के बाद यदि हम बात करें, इस प्राथमिक पुटिका के चारों तरफ क्या होगा? ये देखिए, ये हमारे पास प्राथमिक अंडक कोशिका है। इस प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर हो गई और इस ग्रेनुलोसा लेयर के चारों तरफ एक और ग्रेनुलोसा लेयर का आवरण जो है आ जाता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सेकेंडरी फोलिकल यानी कि द्वितीयक पुटिका कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण हो चुका है किसके अंदर? ये अंडाशय के अंदर हो चुका है। तो जो प्राथमिक पुटिका है जैसे ही किसी भी फीमेल के अंदर, मतलब कोई भी फीमेल जैसे ही 13 से 14 वर्ष की अवस्था में पहुंचेगी, यानी कि लगभग किशोरावस्था या यौवनावस्था में जैसे ही कोई भी फीमेल पहुंचेगी, उसमें आप देखेंगे कि ये जो प्राथमिक पुटिका है, ये प्राथमिक पुटिका किसमें बदलने लगेगी? ग्राफियन पुटिका में। तो हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका किसमें बदलेगी? ग्राफियन पुटिका में बदलेगी। तो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किसी भी फीमेल के अंदर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र होता है, वो कितने दिनों का होता है? 28 दिन का। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी फीमेल के अंदर मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन का। अब आपको याद रखना है कि 28 दिन का जो ये पूरा का पूरा रजोधर्म चक्र है या मासिक चक्र है, इसमें क्या होगा?
हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका किस में बदलेगी? ग्राफियन पुटिका में बदलेगी। एक चीज क्लियर है, यानी एक महीने में लगभग एक महीने का जो मासिक चक्र होता है, उस एक महीना के मासिक चक्र में एक अंडाणु का निर्माण होगा। यानी हर एक महीने में, हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका बदलेगी किसमें? ग्राफियन पुटिका में। तो देखिए ये जो मासिक चक्र होता है टोटल 28 दिनों का होता है। इस 28 दिन में आप देखेंगे कि पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक, कितने दिन तक? पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक में क्या होता है? एक हार्मोन्स जो होता है जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन्स। पहले से लेकर के मासिक चक्र के 13वें दिन तक एक हार्मोन्स रिलीज होता है और इस हार्मोन्स का नाम है एफएसएच हार्मोन्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये अपने पीक में होगा, यानी कि एफएसएच हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। तो मासिक चक्र में क्या होता है, जैसे ही पहले से लेकर के 13वां दिन तक चलेगा उसमें एफएसएच हार्मोन्स होगा, जिसके कारण प्राथमिक पुटिका किस में बदलेगी? ग्राफियन पुटिका में। मतलब अगर एफएसएच हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है तो प्राथमिक पुटिका कभी भी ग्राफियन पुटिका में नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है ये फॉलिकल को प्रेरित करता है बनने के लिए, मतलब ग्राफियन फॉलिकल को बनने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है, इस 28 दिन के मासिक चक्र में जो प्राथमिक पुटिका होती है, हर एक प्राथमिक पुटिका एक मासिक चक्र में आप देखेंगे कि एक मासिक चक्र में पूरी की पूरी ग्राफियन पुटिका में बदल जाएगी। मतलब जो एक महीने का जो लगभग एक महीने का जो हमारा मासिक चक्र है, इस मासिक चक्र में क्या होता है, हर एक महीने में एक प्राथमिक पुटिका किसमें बदलती है? ग्राफियन पुटिका में। तो आप यहाँ पे इन सब का डायग्राम भी आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्राथमिक पुटिका होती है ये प्राथमिक पुटिका बदलेगी किसमें? ग्राफियन पुटिका में। तो ये हमारी बन गई सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि द्वितीयक पुटिका। अब इस द्वितीयक पुटिका में आप देखेंगे इसके बाद द्वितीयक पुटिका किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तृतीयक पुटिका में। तो जब तृतीयक पुटिका में बन जाएगी तो ये तो सेम रहेगा, इसके अलावा दो और लेयर बन जाएगी तृतीयक पुटिका में। तो ये तो सेम प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो प्राथमिक अंडक कोशिका। ये क्या है? ये तो प्राथमिक अंडक कोशिका है। अब इस प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये ग्रेनुलोसा लेयर है, ये ग्रेनुलोसा लेयर है। इसके अलावा दो और लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं थीका इंटरना। क्या बोलते हैं? बाहर वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? ये बाहर वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली होती है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। तो इस प्रकार से ये बन गई अब टर्सरी फॉलिकल। ये क्या बन गई? टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटिका। तो हमने क्या कहा कि किसी भी मासिक चक्र में जो प्राथमिक पुटिका होती है, हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका किसमें बदल जाती है? ग्राफियन पुटिका में। तो प्राथमिक पुटिका किसको कहते हैं? जब प्राथमिक अंडक कोशिका को चारों तरफ से ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है तब उसे हम प्राथमिक पुटिका बोलते हैं। इस ग्रेनुलोसा लेयर के चारों तरफ एक और अगर ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाती है तो उसे हम द्वितीयक पुटिका यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ दो और लेयर आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटिका बोलते हैं। तो तृतीयक पुटिका का निर्माण भी हो चुका है। अब इस तृतीयक पुटिका से किसका निर्माण होगा? इस तृतीयक पुटिका से अब बनेगी ग्राफियन पुटिका। तो देखिए ग्राफियन पुटिका कैसे बनेगी, यहां पे आप देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक अंडक कोशिका है, इस प्राथमिक अंडक कोशिका से अब क्या बनेगा? द्वितीयक अंडक बनेगा। क्या बनेगा? इस प्राथमिक अंडक कोशिका में क्या होगा? अब यहां पे परिपक्वन विभाजन स्टार्ट होगा। मतलब जैसे ही किशोरावस्था या यौवनावस्था में कोई भी फीमेल आएगी तो हमने क्या कहा कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होने लग जाएगी, और ये जो प्राथमिक पुटिका बनी रहेगी यहाँ पे, ये प्राथमिक पुटिका मासिक चक्र के पहले से 13वें दिन तक में किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी आपकी पूरी की पूरी ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें बदल जाएगी? ग्राफियन पुटिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगी। तो इस प्राथमिक अंडक कोशिका में क्या होगा? यहाँ पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे ही प्राथमिक अंड कोशिका बनी रहेगी, अब इसमें क्या होगा? मासिक चक्र में जैसे ही प्रवेश करेगी कोई भी फीमेल, उसके अंदर क्या होगा? जो एक प्राथमिक पुटिका रहेगी, ये प्राथमिक पुटिका यानी जो प्राथमिक अंडक कोशिका है, इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट का मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो जब भी परिपक्वन प्रवस्था हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर जो अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, ये कैसा होगा? अनइक्वल डिवीजन, मतलब असामान्य विभाजन होगा। मतलब
जो इस द्विगुणित कोशिका से दो जो कोशिकाएं बनी हैं ये असामान्य रूप से विभाजित होगी, मतलब एक कोशिका तो बड़ी बनेगी और एक कोशिका बनेगी छोटी। तो छोटी वाली जो कोशिका बनी है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी पहली ध्रुवकाय बनेगी। वहीं जो बड़ी वाली कोशिका बनी है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडक कोशिका बोलते हैं। तो अब यहाँ पे परिपक्वन प्रवस्था हुई है जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट हुआ है। मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे दो कोशिकाएं बनी जिसमें से बड़ी कोशिका को हमने बोला द्वितीयक अंडक कोशिका, और यहाँ पे प्राथमिक पोलर बॉडी का निर्माण भी हो चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो द्वितीयक अंडक कोशिका है, इस द्वितीयक अंडक कोशिका में यहां पे क्या बन जाएगा, इस द्वितीयक अंडक कोशिका में आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ जो है एक ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाएगा। मतलब मासिक चक्र के पूरे पहले से लेकर के 13वें दिन तक में क्या होगा, एफएसएच हार्मोन्स रिलीज होगा। तो एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा, ये जो है सक्रिय करेगा या एक्टिव करेगा, प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? प्राथमिक पुटिका को किसमें बदलने के लिए, ये बदलने के लिए ग्राफियन पुटिका में बदलने के लिए। तो प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में बदलने के लिए एफएसएच हार्मोन्स जो है क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पहले से लेकर के 13वें दिन तक में जो प्राथमिक पुटिका है अब किसमें बदल जाएगी, अब ये प्राथमिक पुटिका बदल जाएगी ग्राफियन पुटिका में। तो ग्राफियन पुटिका की यदि हम संरचना बनाए तो देखिए क्या होगा, एक तो द्वितीयक अंडक कोशिका होगी बीच में, और एक क्या बन गई है यहाँ पे, पोलर बॉडी बन गई है। क्या बन गई है, एक पोलर बॉडी बन गई है। और इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा। फिर इसके चारों तरफ भी एक लेयर बन जाती है। अब इसके चारों तरफ भी एक लेयर बन जाती है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। देखिए ये तो क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है यानी कि द्वितीयक अंडक कोशिका। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है यानी कि द्वितीयक अंडक कोशिका है। इसको आप सेकेंडरी ओसाइट पूरा लिख सकते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। और ये क्या है, ये तो है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि अभी बनी है, आपने देखा है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। फिर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा बोलते हैं। जोना पेलिसिडा के चारों तरफ एक और जो लेयर आपको दिखाई दे रही ग्रीन कलर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और दोनों तरफ आप देखेंगे ये दो लेयर जो थी, आपने देखा था थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जो कि आपको तृतीयक पुटिका में भी दिखाई दे रही थी। तो ये ग्राफियन पुटिका के अंदर भी दो लेयर दिखाई देगी। तो इसमें से एक लेयर क्या है, थीका एक्सटर्ना, और एक क्या है, थीका इंटरना। तो ये आपको याद रखना है। ये बाहर वाली क्या है, बाहर वाली है थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली है ये क्या है, थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये दोनों होंगे। बीच में क्या होगी, ये द्वितीयक अंडक कोशिका होगी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है। जैसे ही प्राथमिक अंडक कोशिका में क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है मासिक चक्र के दौरान, वैसे ही क्या बदल गया है, ये पूरा का पूरा जो प्राथमिक अंडक कोशिका द्वितीयक अंडक कोशिका में बदल गई है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मैच्योर ग्राफियन फोलिकल का निर्माण हो चुका होगा जिसमें आपको जोना पेलुसिडा लेयर दिखाई देगी, कोरोना रेडिएटा, और बाहर साइड सेम दो लेयर थे जो कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये भी आपको दिखाई देंगे। तो अब मासिक चक्र में जो 28वें दिन का मासिक चक्र होता है, इसमें हमने क्या देखा कि पहले से लेकर के 13वें दिन तक में ये ग्राफियन फोलिकल जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। अब बात आती है 14वें दिन की। 14वें दिन क्या होता है, जो मासिक चक्र का 14वें दिन होता है, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। मतलब अंडाशय के अंदर से जो अंड होता है या जो ओवम होता है उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग होता है, मतलब 14वें दिन जो अंड या ओवम होता है, ये ग्राफियन पुटिका फटती है और ये ओवम जो है बाहर निकलकर चला जाता है, और इस प्रकार से ओवम जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अंडोत्सर्ग हो जाएगा, मतलब ओवम निकल करके बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें आप एक बार डिटेल में देखेंगे स्टार्टिंग से होता क्या है कि सबसे पहले जो अंडाशय के अंदर आद्य जनन कोशिकाएं होती है, यानी जो प्राथमिक जर्म सेल होती है, इनमें गुणन प्रवस्था स्टार्ट होती है भ्रूणीय अवस्था में ही। तो जब भ्रूणीय अवस्था में ही गुणन प्रवस्था स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा
कई सारी यहां पे क्या बन जाएगी, अंड जनन कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि उगोनिया सेल बन जाती है। और ये उगोनिया सेल क्या करती है, जैसे ही ग्रोथ फेज आती है, जैसे ही वृद्धि प्रवस्था आती है, इस वृद्धि प्रवस्था में ये जो अंड जनन कोशिका होती है अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और ये बदल जाती है किसमें, प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में। तो ये प्राथमिक अंडक कोशिकाएं हमेशा आपको याद रखना है कि केवल और केवल भ्रूणीय अवस्था में ही बनती हैं, कभी भी जन्म के बाद अंड जनन कोशिकाएं या प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनती है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि अब जो प्राथमिक अंडक कोशिका होती है इसको चारों तरफ से ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेती है और ये बदल जाती है प्राथमिक पुटिका में। और वो जो प्राथमिक पुटिकाएं बनी है इनका निर्माण जो है हमेशा आपको याद रखना है कि भ्रूणीय अवस्था में ही हो चुका होता है। तो 60 से लेकर के 80,000 के बीच में जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। अब जैसे ही मासिक चक्र आता है या कोई भी फीमेल जो है जैसे ही किशोरावस्था या यौवनावस्था में इंटर करती है या पुबर्टी एज में इंटर करती है, वैसे ही उसके अंदर मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि पहले से लेकर के 13वें दिन तक के बीच में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम FSH हार्मोन्स कहते हैं। ये FSH हार्मोन्स क्या करता है, इस प्राथमिक पुटिका जो यहाँ पे बन जाती है इसके चारों तरफ प्राथमिक पुटिका को बदल देता है ग्राफियन पुटिका में। मतलब हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका किसमें बदलती है, ग्राफियन पुटिका में। और मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ये जो द्वितीयक अंडक बना होता है, हमने क्या कहा कि ग्रोथ फेज जो हुई, जब ग्रोथ फेज हुई यानी जब वृद्धि प्रवस्था हुई तो उसमें से प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बनी। अब जब प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बन गई है तो इसमें क्या होगा, परिपक्वन प्रवस्था यहां पे स्टार्ट होगी। तो परिपक्वन प्रवस्था में 2 स्टेज होगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मतलब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्राथमिक अंडक कोशिका से यहां पे 2 कोशिकाएं बनेगी, जिसमें से एक कोशिका बड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक कोशिका, और एक जो छोटी कोशिका बनी है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। वहीं आप देखेंगे कि जब मियोसिस सेकंड होगा तो ये द्वितीयक अंडक कोशिका जो बनी है, द्वितीयक अंडक कोशिका से ओवम निकल करके कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडोत्सर्ग हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो द्वितीयक अंडक कोशिका है इससे 2 कोशिकाएं बनी है। एक तो बड़ी कोशिका बनी है जिसको हम ओवम कहते हैं या अंडाणु कहते हैं, और एक जो छोटी कोशिका बनी है इसको हम बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम, सेकंड पोलर बॉडी बनते हैं। और यदि हम बात करें ये जो हमारी छोटी वाली कोशिका थी, जब यहां पे मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये वाली कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, और ये वाली कोशिका जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी इसमें से भी 2 कोशिकाएं बनती है। तो ये दोनों कोशिकाएं जो है ये एक प्रकार की अतिरिक्त पोलर बॉडी होती है। जरूरी नहीं है, देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाली जो कोशिकाएं होती है ये हमेशा डिवाइड नहीं होती है। ये जो कोशिका है ये हमेशा डिवाइड नहीं होती है, कभी कभी ही होती है। तो अगर डिवाइड हो जाती है तो इसमें से 2 और कोशिकाएं बन जाती है जिनको हम अतिरिक्त पोलर बॉडी कहते हैं। यानी जो हमारी पूरी की पूरी अंड जनन की प्रक्रिया होती है इसमें आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर पोलर बॉडी की आपसे पूछता है कि आपसे ये पूछेगा कि जो द्वितीयक अंडक कोशिका है, या आप ये कह सकते हैं कि जो अंड जनन की प्रक्रिया है, तो आपसे पूछेगा कि अंड जनन की प्रक्रिया अगर एक बार संपन्न होती है तो उसमें से कितने पोलर बॉडी बनते हैं। तो एक बार अगर पूरी की पूरी अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें आपको याद रखना है टोटल 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। कितने पोलर बॉडी का, 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है, और 1 अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब एक बार अगर अंड जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें से केवल और केवल 1 ही अंडाणु बाहर निकलेगा। तो पूरी की पूरी जो आपको ये प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कहा कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है ये भ्रूणीय अवस्था में ही, मादा के भ्रूणीय अवस्था में ही किसी महिला के अंडाशय में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जैसे ही कोई भी फीमेल भ्रूणीय अवस्था में होती है तभी उसके अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके अंदर कई सारी अंड जनन कोशिकाएं निर्मित हो जाती है, लगभग 20 लाख की संख्या में। और यही अंड जनन कोशिकाएं जो होती है, ये अंड जनन कोशिकाएं आगे चल के किसका निर्माण कर देती है, प्राथमिक अंडक कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। फिर प्राथमिक अंडक कोशिकाएं जो होती है इनकी संख्या लगभग 60 से लेकर के 80,000 तक बचती है। अब चूंकि प्राथमिक अंडक कोशिका इसको चारों तरफ से एक लेयर घेर लेती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, और जिस चलते हम इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक कोशिकाओं को फिर हम क्या कहने लगते हैं, इसे फिर हम कहने लगते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। मतलब जो प्राथमिक पुटिका है कब बनी है, जब प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ एक लेयर घेर ली है, ग्रेनुलोसा लेयर। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र स्टार्ट होगा वैसे ही जो प्राथमिक पुटिका रहेगी, हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका बदल जाएगी, किसमें, ग्राफियन पुटिका में बदल जाएगी।
और ग्राफियन पुटिका में जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा 14 दिन, जो LH हार्मोन्स होता है, LH हार्मोन्स एक्टिव होता है और अंडोत्सर्ग होता है। अगर LH हार्मोन्स एक्टिव नहीं है तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आवश्यक होता है किसके लिए, जब भी अंडोत्सर्ग होगा उसके लिए एक हार्मोन्स जिम्मेदार है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो LH हार्मोन सक्रिय होगा तभी जो है अंडोत्सर्ग होगा और ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट होगा तो प्राथमिक पुटिका किसमें बदलने लगती है, ग्राफियन पुटिका में बदलने लगती है। तो हर एक मासिक चक्र में एक प्राथमिक पुटिका किसमें बदलती है, ग्राफियन पुटिका में बदलती है। तो इसको भी आपने देखा कि सबसे पहले अंडाशय के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं या कि प्राथमिक जर्म सेल जो होती है, इनसे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, गुणन प्रवस्था स्टार्ट होगी, इनमें समसूत्री विभाजन होगा जिसके चलते यहां पे अंड जनन कोशिकाएं बन जाएगी और यानी कि उगोनिया सेल बन जाएगी। और अंड जनन कोशिका किसमें प्रवेश करेगी, फिर वृद्धि प्रवस्था में प्रवेश करेगी, तो अपने आकार को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी और किसमें बदल जाएगी, प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाएगी। और जैसे ही प्राथमिक अंडक कोशिका में बदल जाएगी, इस प्राथमिक अंडक कोशिका में फिर परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी। यहां पे पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके चलते प्राथमिक अंडक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी। यहां पे जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा ये असामान्य प्रकार का होगा, मतलब एक कोशिका बड़ी बनेगी, एक कोशिका छोटी बनेगी। जो कोशिका बड़ी बनी है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम सेकेंडरी अंडक, द्वितीयक अंडक कोशिका बोलते हैं या सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। जबकि ये जो छोटी कोशिका बनी है इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहां पे जो द्वितीयक अंडक कोशिका बनी है इसमें अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा। तो जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें से क्या बनेगी, ये जो हमारी द्वितीयक अंडक कोशिका, इसमें से एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसे हम बोलते हैं ओवम और एक छोटी कोशिका बनेगी जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। कभी कभी ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी डिवाइड हो जाती है, तो इससे अतिरिक्त पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, यानी कि टोटल 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है और एक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी यहां पे आपने देखा कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है किसी भी फीमेल के अंदर अंडाशय में होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से ही स्टार्ट हो जाती है और किस प्रकार से पूरी की पूरी मासिक चक्र में पूरी की पूरी जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है ये संपन्न होती है, ये आपने पूरा का पूरा एक ग्राफ के फॉर्म से देख लिया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।